Hi everyone, welcome in my YouTube channel Eco Accounts Tutorial by Jinal and don't forget subscribe and like। अपने क्या 11th क्लास की अकाउंटेंसी चल रही थी जिसका नाम चैप्टर का नाम क्या है, लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। उसके अंतर्गत अपन ने क्या क्या चीजें देख ली थी। पहले तो 3 क्लास अपन देख चुके थे, 3 क्लासों में अपन ने बहुत कुछ देखा था। अब तीनों क्लासों का इतना एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो वो पॉसिबल नहीं है, तो मैं ऊपर बता रही हूँ, तुम लोगों को सुन लो। सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, प्रिंसिपल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पढ़े थे कि अपन को जनरली क्या क्या जरूरत होती है, कि मतलब बेसिक तौर पे अपन को क्या क्या चीजें आवश्यक होती है, बहना सिद्धांत को क्यों अपनाना चाहिए वगैरह, वो देखा था अपन ने। ठीक है, उसके बाद देखा अपन ने लेखांकन के मानक स्टैंडर्ड देखे थे, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स। उसमें क्या था, अपन क्यों कर रहे थे, स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता क्यों थी, उसके अंतर्गत कुछ नियम थे, वो देखेंगे अपन। वो अभी तक पढ़ने ही बाकी है टॉपिक, वो टॉपिक आगे आएगा अपने। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा, लेखांकन की संकल्पना देखी, कॉन्सेप्ट देखा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। उसके अंतर्गत अपन ने कितनी 8 कॉन्सेप्ट कर चुके थे, जिसमें मनी मेजरमेंट था, है ना, एक्चुअल था, उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन था, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन था, फिर है ना एक्सपेंडिचर्स था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। ये अपन ने देख लिए थे, बहुत सारे देख लिए थे अपन ने, द्विपक्षीय देख लिए थे, मतलब डबल एस्पेक्ट वाली देख ली थी। अब देखेंगे अपन, क्या देखेंगे, मैंने है ना डबल एस्पेक्ट वाली में एक फॉर्मूला भी बताया था, तुम लोगों को बताया था ना। तो क्या था वो, क्या था, संपत्ति इक्वल देयता प्लस पूंजी, ठीक नहीं थी, असेट्स इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। फिर उसको मैंने तीनों तरफ है ना उल्टा करके भी बताया था, अगर है ना कैपिटल उस तरफ चले जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, ये बताया था तुम लोगों को। अब क्या है, अपनी उपार्जन संकल्पना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ। उपार्जन संकल्पना, एक्रूल कॉन्सेप्ट। इस संकल्पना के अंतर्गत लेखांकन के मौद्रिक प्रभाव का लेखा खातों में उनके समय के उपार्जन के आधार पर किया जाता है। अंडर दिस कॉन्सेप्ट द मॉनेटरी इफेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इज accounted for in the accounts according to the time of this accrual। इसके अंतर्गत ये है कि इस संकल्पना के अंतर्गत लेखांकन जो अपन है ना अकाउंट कर रहे, अकाउंट बुक जो बना रहे, मैंने है ना डबल एस्पेक्ट वाले में तुम लोगों को ये बताया था, द्विपक्षीय वाली में, कि अपन जो भी अकाउंट्स बनाते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, 2 पे डिपेंड करते हैं, एक तो नाम और एक जमा, डेबिट और क्रेडिट पे। मैंने तुम लोगों को बैंक का एग्जांपल दिया था, उसी तरह से क्या अपन लेखांकन जो करेंगे ना, लेखांकन में क्या होगा, 2 साइड होगी, एक तो डेबिट होगी, एक क्रेडिट साइड होगी। तो उसको किस तरीके से करेंगे, तो वो लेखांकन में अपन जो एंट्रियां करेंगे वो इस पर डिपेंड करेगी। फिर क्या कर रहे, लेखांकन का मतलब क्या है, जो एंट्रियां करते हैं अपन। ठीक है, अंतर्गत मौद्रिक प्रभाव का मौद्रिक प्रभाव का लेखा खातों में, मतलब क्या है, मतलब मॉनेटरी इफेक्ट्स, मतलब जो भी अपने है ना मनी में डिफरेंसेस आ रहे हैं, अपन किस वजह से डिफरेंस आ रहे हैं, अपन कुछ खरीद रहे हैं या फिर कुछ बेच रहे हैं तो किस वजह से क्या हो रहा है वो देखेंगे अपन। तो उससे क्या होगा कि अपन ये देख लेंगे कि इससे पता चल जाएगा अपन को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे पास है ना इतना अमाउंट था, जैसे तुम लोग देख लो, अब तुम लोग है ना कुछ काम कर रहे हो, तुम्हारे पापा मम्मी ने तुम लोगों को पॉकेट मनी दी, ठीक है, पॉकेट मनी दी, यूं सोच लो पॉकेट मनी 1000 रुपए दी। अब तुम्हें हर मंथ 1000 रुपए मिलती होगी, या किसी को इससे ज्यादा भी मिलती होगी, किसी को इससे कम भी मिलती होगी, पर मान लिया, ठीक है। अब 1000 रुपए दिए मैंने, उसके बाद मैंने बोला कभी कभी तो क्या हुआ, ये 1000 के 1000 बच गए अपने, कि तुम्हारे ना स्कूल की गाड़ी जाती होगी, उसके लिए है ना मम्मी पापा ही पैसे पे कर देते होंगे, उसमें तुम लोगों को जरूरत नहीं होगी। बट कभी कभी तुम लोग है ना वहाँ स्कूल में कैंटीन होगी, तो तुम लोग खाने भी तो चाहते होंगे, नहीं खाने चाहते होगे क्या, कैंटीन में चलो खाने चले जाते हैं यूं करके। तो फिर तुम लोगों ने कभी खाने चले गए, फिर कभी कभी यूं किया तुम लोगों ने नहीं खाने गए, तो क्या हुआ तुम्हारे है ना, मतलब यूं सोचो कि 1 महीने के 1000 रुपए बच गए, बट तुम्हें दूसरे महीने जो 1000 रुपए मिले वो क्या किए तुमने, उसमें 500 खर्च कर दिए, 500 बच गए, 500 खर्च किए, 500 बचे, वैसे ही चलता रहा। अब मुझे बताओ कि है ना तुम एक बार 1000 ही खत्म कर दिए, उसके बाद कभी क्या किया कि तुमने ना 1500 खत्म कर दिए, क्यों, तुम्हारे पास इन पहले वाले जो पैसे थे वो पड़े हुए थे, तो तुम लोगों ने मैनेज किए कि नहीं किए। अब तुम लोगों ने इसका अकाउंट मतलब हिसाब नहीं रख रखा होता कि तुम लोगों ने यहाँ पर खर्च किया, यहाँ पर ये हुआ, तो तुम लोग है ना मनी मेजरमेंट क्या होता है कि अपन है ना जो अपने काम कर रहे हैं, अपन जिस तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या पैसा प्राप्त कर रहे हैं, अपन जो भी कर रहे हैं उन पैसों के साथ अपने पास है, उसका है ना हिसाब किताब रखना।
ताकि क्या है कि अपन को पता चले कि अपने पास कितना है। अपन अगर आपने यूं हो गया कि इस बार चलो ये 1000 रुपये दिए, उस टाइम आपने है ना कितने 1500 खर्च कर दिए होते, तो 500 आप किसी से मांगते कि नहीं मांगते, 500 किसी से मांगते उधार के तौर पे, तब क्या होता, आपको वो 500 रुपये वापस चुकाने पड़ेंगे या नहीं चुकाने पड़ेंगे, चुकाने पड़ेंगे। तो इसमें ये देखा जाता है कि अपने मनी मेजरमेंट कर रहे हैं तो अपन किसी से मांग तो अपन से कोई मांग तो नहीं रहा है, अपन किसी से मांग तो नहीं रहे। बाई चांस ये मान लो तुमने 500 का ही खर्चा किया और मतलब 500 का खर्चा किया, 500 पड़े, तो तुम लोगों ने क्या किया, 500 तुम्हारे दोस्तों को दे दिए, तो क्या हो, तुम उससे वापस मांगोगे या नहीं मांगोगे। मुझे पता है बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो पैसे ही नहीं देते होंगे। तुम मतलब एक बार तुम लोगों ने दिए तो मतलब भूल जाओ, उनसे वापस प्राप्त होंगे, कभी तुम लोगों को अचीव होंगे वो पैसे, कभी नहीं अचीव होने वाले। बट है ना, बहुत सारे दोस्त होते हैं जो हाँ याद रख के दे देते पैसे, नहीं वो मेरे से मांगता। कभी कभी क्या होता है पता, किसी के मन के अंदर ये चलता रहता है कि नहीं हम पैसे देते हैं उसको, या फिर हमने उससे लिए हैं तो हमें नींद नहीं आती रात तो, कि क्या हम कब उसको वापस पैसे वापस लौटाए, कब वापस लौटाए। और कभी कभी किसी के क्या होता है अंदर मन में, चलो उसने पैसे दे दी तो भी वो आराम से अपनी जिंदगी निकालता है, उसको मतलब कोई टेंशन नहीं होती कि मेरे से वो पैसे मांग रहा है, मैं वो पैसे कैसे चुकाऊंगा, मतलब इस तरह की कोई टेंशन नहीं होती है। तो मतलब हर अलग अलग इंसान होता है, तो तुम ये मत सोचना कि तुम लोगों को मैं बोल रही हूँ तो तुम लोग चुकाओगे, तुम्हारे दोस्त भी ऐसे होंगे जो नहीं चुकाते होंगे, तुम नहीं चुकाते होगे, तो हर एक पर्सन अलग अलग है, अपन सबको एक साथ ना नहीं लेके चल सकते। तो वैसे ही अपने जो भी अकाउंट होते हैं, अकाउंट को हर एक इंसान मतलब उसके जो खर्चे होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, वो अपने एक साथ लेके नहीं चल सकते, ठीक है। तो कभी किसी के बच जाते हैं, कभी किसी के कम हो जाते हैं, तो वो चलता रहता है और फिर वो एक दूसरे से मांगकर एडजस्ट करते रहते हैं। बट ये गलत है कि तुम लोग है ना किसी से पैसे मांगते हो और फिर वो पैसे उसको वापस दो नहीं, क्यों, वो भी तो है ना अपने पैसे एडजस्ट करके देता होगा। फिर है ना अगर तुम लोग एक बार पैसे नहीं दोगे उसको, तो वो तुम कैसे उम्मीद करोगे कि दूसरी बार जब तुम्हें जरूरत होगी तो तुम्हें पैसे देगा, वो तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। और खासकर लड़कियां होगी, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं देंगी पैसे बाद में, एक बार चेक कर लेगी देती है नहीं देती है वापस। कोई लड़का हो कि कोई भी हो, एक बार चेक करेगी, हाँ दे दिए पैसे तो ठीक है, भरोसे पे दे देगी वो। बट वो नहीं करती कि भरोसा आपकी अब नहीं मिलने वाले पैसे तो वो वापस कभी नहीं देने वाली। तो वो इस तरीके से होता है कि अब तुम लोग किस तरीके से डिपेंड करते हो अपने आप पे, तुम क्या सोचते हो। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, अपन को किसी के पैसे है ना रखने चाहिए अपने पास। अपन अगर किसी के पैसे रख भी देते हैं तो कहीं कहीं से उल्टा कुछ ना कुछ हो जाता है तो अपना खर्चा डबल हो जाता है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत अपने देखा कि मतलब मनी में क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, अपन है ना वो देखा था, ठीक है। फिर उपार्जन के आधार पर किया जाता है, मतलब क्या उपार्जन, मतलब किस तरीके से उस समय के उपार्जन, मतलब क्या क्या उपार्जन हो रहा है, कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं वो देखेंगे, उसके हिसाब से क्या करेंगे अपन, लेखा करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो कि तुम लोगों को पास है ना पैसे अचीव नहीं हुए बट है ना होने वाले हैं, तो तुम उसकी एंट्री नहीं करोगे जब तक अचीव नहीं होते तब तक। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था तुम लोगों को कि तुम्हारे दोस्तों को तुम लोगों ने पैसे दिए, मैंने बोला है ना 500 रुपए तुमने तुम्हारे दोस्तों को दे दिए, बट वो तुम लोगों को 500 रुपए आने वाले आए तो नहीं है तुम्हारे पास, आएंगे तब करना। नहीं तो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि तुम्हारा दोस्त ही खाने वाला होगा पैसे तो वो कभी नहीं देने वाला, तो इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी। तो फिर उस इनकम का मतलब तुम लोगों ने जो लेखा किया है ना वो पूरा गलत हो जाएगा, फिर उसके जो इक्वल अमाउंट आना चाहिए वो इक्वल अमाउंट नहीं आएगा। तो तुम लोग ये ध्यान रखना, अपने पास जब तक है ना मनी अचीव नहीं होती या फिर अपने पास कोई लिखित में बॉन्ड नहीं होता कि हमें ये पैसा अचीव होने वाला है, इतने टाइम में अचीव होने वाला है, या फिर हमारे पास चेक नहीं हो उसके, तब तक हम वो पैसे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब अगली जो है वो देखते हैं, पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना, फुल प्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट। इस संकल्पना के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का पूर्ण रूपेण प्रदर्शन होना चाहिए। सारपूर्ण एवं आवश्यक तथ्यों का उल्लेख वित्तीय विवरणों में टिप्पणियों पाठ टिप्पणियों के रूप में किया जा सकता है। अंडर दिस कॉन्सेप्ट all important information should be displayed completely substantive. Essentially, facts can be mentioned in the financial statement in the form of notes and footnotes. यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस संकल्पना के अंतर्गत, मतलब जो भी संकल्पना, एक चीज तो तुम लोगों ने ना तुम लोगों को याद करने की जरूरत ही नहीं, पता है क्या, तुमने जो भी संकल्पना पढ़ी अभी तक, मतलब 10 की 10 संकल्पना पढ़ी, 4 संकल्पना और पढ़नी है अपने, तो इसमें सब में क्या आएगा, सबसे पहली लाइन तो शुरुआत क्या होगी, इस संकल्पना के अंतर्गत, इस संकल्पना के अंतर्गत। या तुम लोगों को अगर ये लाइन बढ़ानी है तो तुम ये भी लिख सकते हो, क्या ना, लिख सकते हो कि है ना पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना के अंतर्गत,
तो फुल प्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट अंडर दिस कॉन्सेप्ट ये लिख सकते हो तुम लोग, ताकि क्या तुम्हारी एक लाइन भी बढ़ जाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि हम इस लाइन को कैसे बढ़ा, तो वो इस तरीके से लिखते हैं। इसकी जगह है ना क्या बोलते हैं, वो जो अपनी प्रेजेंटेशन है कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को ही लिख देते हैं। तो वो भी सही है लिखने का तरीका, और ये भी सही है, ऐसा मत मानना कि इसको हाँ। बट अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, इसको हमेशा है ना मतलब इस तरह से अंडरलाइन करके लिखना। इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो वो जरूरी नहीं है, बट क्या तुम्हें अंडरलाइन करना जरूरी है, अंडरलाइन करके लिखोगे तो सही होगा, ठीक है। ताकि क्या इस संकल्पना के अंतर्गत, नहीं तो तुम लोगों ने ये चीज लिखी ही नहीं, फिर तुम लोग बोलोगे इस संकल्पना के अंतर्गत, कौन सी संकल्पना उसको तो पता ही नहीं। अब तुम लोगों को 14 की 14 संकल्पना की डेफिनेशन आती है, बट तुमने हर एक मतलब पहला पॉइंट डाला, फर्स्ट पॉइंट डाला, इस संकल्पना के अंतर्गत मैंने लिख दिया, अंडर दिस कॉन्सेप्ट लिख दिया, ठीक है। इस संकल्पना के अंतर्गत या अंडर दिस कॉन्सेप्ट लिख दिया। तो कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सी संकल्पना पता है क्या? कोई कुछ भी नहीं पता तो तुम 14 की 14 कभी भी ऐसे मत लिखना। तुम जब भी लिखो 14 की 14 तो उसके आगे के जो पॉइंट्स है वो लिखते हुए चलना। फिर तुम चाहो तो इसके अंदर भी पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। इस संकल्पना की जगह पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना, या फिर अंडर दिस की जगह तुम लिख सकते हो अंडर फुल प्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उससे भी तुम्हारा सही होगा कि ये नहीं होगा कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो तुम इसके अंतर्गत क्या है, सभी महत्वपूर्ण सूचना है, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है ना इंफॉर्मेशन है, क्या है, ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे तुम लोगों ने बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में अब तुम लोगों को पता है कि है ना मतलब आपका जो सामान है, आपने जो है ना प्रोडक्ट बनाए थे, प्रोडक्शन किया था वो कम पड़ गया, मतलब प्रोडक्शन मतलब बनाया तुम लोगों ने जो सामान वो कम पड़ गया, तो उसकी तुम लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तुम लोग नया सामान बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि तुम लोगों ने देखा होगा कि वो उस चीजों को बनाया नहीं जाता है, बट उस चीजों को है ना मतलब इंटरनेट के तौर पे या फिर है ना टीवी के तौर पे, टेलीविजन के तौर पे वो बता दिया जाता है कि ये चीज इस तरीके की बनने वाली है, इस तरीके की बनने वाली है। उसके हिसाब से ये देखा जाता है डिमांड कितनी आ रही है, लोग उसको कितना लेना चाह रहे, तो उस आधार पर क्या किया जाता है, वो चीजें बनाई जाती है। तो वो अलग अलग होता है कि वो किस तरीके से कर रहा है काम। अगर उसको कुछ चीज मार्केट में लानी है तो वो किस तरीके से लानी है, लोगों की पहले चीजें देखी जाएगी कि किस तरीके से उनको पसंद है क्या नहीं है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होगी, सारी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर तुम लोगों को ये समझ लो तुम्हें है ना 1 लाख है ना मतलब कुछ भी सामान था उसको है ना प्रोड्यूस करने की जरूरत थी, तुम लोगों ने उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, तो वो सामान तो पड़ा रहेगा ना, उसका सामान का कोई मतलब निकलेगा क्या? उस सामान का कोई मतलब नहीं निकलने वाला, वो पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा और तुम्हारा भी लॉस होगा। तो इसलिए है ना पहले लोगों की है ना मतलब थिंकिंग देखी जाती है कि वो क्या लेना चाहते हैं क्या नहीं लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो सामान बनाया जाता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन है ना, सॉरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अपन किस तरीके से उनको है ना मतलब समझते हैं, है ना। अलग अलग लोगों को क्या करते हैं वहां पर मार्केटिंग के तौर पर लगा देते हैं कि उनको किस तरीके की है ना लोग हैं, उनको किस तरीके की चीजों की आवश्यकता है, किस तरीके की चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे जो ये मार्केट में जो लोग होते हैं तो उनमें क्या करते हैं वो पता करते हैं कि इन लोगों को इनकी जरूरत है इनकी जरूरत नहीं है, तो फिर उसके हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचाई जाती है। और आगे पहुंचाने के बाद क्या होता है वो इन्फॉर्मेशन फिर उसके हिसाब से क्या होता है सामान बनता है। तो क्या ये जो है पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना के अंतर्गत प्रेजेंटेशन, जो भी प्रेजेंटेशन है उस तरीके से तुम लोगों को पूरा देना पड़ता है। तुम लोगों ने टीवी में भी देख रखा होगा कि अपन है ना वो कोई भी है ना नई कुछ चीज लॉन्च करते हैं या नई बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं तो उसका ना पहले प्रेजेंटेशन देते हैं। तो पहले वो मतलब एक ही जना प्रेजेंटेशन नहीं देता, उस प्रेजेंटेशन को 4-5 जना देते हैं। फिर क्या होता है वो प्रेजेंटेशन तो देती, उस प्रेजेंटेशन में मतलब इफेक्ट सबसे ज्यादा है ना इफेक्ट कौन कर रहा है, वो जो जज होंगे उनको कोई तो इफेक्ट करना चाहिए ना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर वो उस प्रेजेंटेशन को चॉइस किया जाता है कि चलो अब ये ना प्रेजेंटेशन बनाया जाएगा, ये प्रेजेंटेशन मतलब इस तरीके से आर्ट जो भी आर्ट है वो किया जाएगा। बट अगर तुम लोग वो प्रेजेंटेशन नहीं दोगे, तुम लोग ऐसे ही अंदाजा लगा दोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सूचनाओं का पूर्ण रूपेण प्रदर्शन होना चाहिए, मतलब पूर्ण रूप में प्रदर्शन होना चाहिए, चाहे वो तुम कंप्यूटर के तौर पे करो किसी भी तौर पे करो, जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से करना। फिर सारपूर्ण एवं आवश्यक तथ्यों का उल्लेख वित्तीय विवरणों में टिप्पणियों, मतलब उसमें जो भी अगर कोई कमी आ रही है तो उसको सार के तौर पे पूरी टिप्पणी लिखना है कि इस वजह से ये कमी आ रही है। अगर तुम लोग कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, जैसे अपनी अभी आईफोन का ही चला था, आईफोन में 14 में कुछ प्रॉब्लम थी, शायद 14 में 15 में ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी, मेरे को ध्यान नहीं है वो फिक्स, बट प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद क्या हुआ, फोन वो वापस लिए गए, वो है ना मतलब बेचे नहीं गए, तो उसमें पता चला कि नहीं बैटरी की वजह से प्रॉब्लम थी और 1-2 प्रॉब्लम दूसरी थी।
तो उस वजह से क्या 15 आया, 15 आया ना शायद, तो है ना 15 आया फोन, तो ये समझ लो कि क्यों आया, सार निकाला गया पहले कि ये फोन में ये प्रॉब्लम है, तो उस वजह से सार निकला और फिर उसके बाद उसका नया प्रोडक्ट मतलब जो सामान बनना था वो नया बन। अगर उसको पता ही नहीं चलता कंपनी वालों को है ना कि ये चीजों की है ना अच्छी नहीं है इस फोन में, इस वजह से लोग नहीं खरीद रहे, तो वो क्या दूसरा फोन बना पाता अच्छे से, और तो और लोग है ना उसको लेते नहीं। तो इस वजह से क्या क्या वो चेंजेस किए गए। ठीक है, मतलब सारपूर्ण टिप्पणी होनी चाहिए, अगर उसमें कोई गलती है तो वो गलती भी पूरी सार में मतलब विवरण के तौर पे, अपन यूं नहीं बोलते तुम लोगों को व्याख्या करो एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन के तौर पे पूरा लिखा होना चाहिए। ठीक है, पाठ टिप्पणियों के रूप में किया जा सकता है, मतलब जो भी अंदर टिप्पणियां हैं, अंदर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट अपन को उसी तरीके से देने हैं जो लोगों को समझ में आ जाए, अगर उसमें कोई कमी है तो उनको वो भी समझ में आ जाए, कहाँ कहाँ कमी है तो कमियों का पता लगा सके, कमियों का पता लगाएंगे तो क्या होगा, चीजें उनकी सही हो जाएगी, और भी है ना अच्छे से जो भी सामान मतलब बना रहे हैं तो वो अच्छे से बेचेंगे, तो क्या होगा उनको प्रॉफिट होगा। बट अगर वो इस तरीके से सार के तौर पे नहीं निकालेंगे और ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाते रहे तो प्रोडक्ट्स बड़े बड़े क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और खराब हुए तो तुम लोगों को पता ही है लॉस में ही जानी है कंपनी, प्रॉफिट में तो कभी जानी नहीं है। तो अपनी जो अगली है वो पढ़ेंगे, अब ये खत्म हो गई। ठीक है, अब कौन सी 11वीं है, समरूपता की संकल्पना है। इन दोनों में तुम लोगों ने ज्यादातर देखा होगा प्रेजेंटेशन ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग किस तरीके से मतलब पैसा अमाउंट कुछ भी किस तरीके से कर रहे हो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट। और मैंने तुम लोगों को ये एग्जांपल दिए तो तुम लोग इस तरीके की भी एग्जांपल दे सकते हो, दूसरे एग्जांपल भी दे सकते हो, बट तुम एग्जांपल के तौर पे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि तुम्हारे मतलब माइनस मार्किंग कोई करने वाला भी होगा वो भी नहीं करेगा। और तुम लोगों को एक चीज और बताऊं मैं, ये संकल्पना है ना फर्स्ट ईयर में भी आएगी तुम्हारे, 11th क्लास में तो है ही, साथ में फर्स्ट ईयर में भी है, फर्स्ट ईयर में ये संकल्पना है, बट इसको है ना बड़ा चढ़ा के लिखना है। अभी तुम्हारे ना छोटी छोटी 2 लाइनों में खत्म हो रही है, उस टाइम उसको 2 लाइनों में खत्म नहीं करना है, उसको मतलब बड़े बड़े तौर पे किस तरीके से एक्सप्लेन करके आप और अच्छे से लिख सकते हो वो चीजें देखी जाती है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो अभी अपनी कौन सी समरूपता की संकल्पना है, अपने क्या है समरूपता की संकल्पना, एक बार ना स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सम्मान रूपता की संकल्पना, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, इस संकल्पना के अंतर्गत व्यवसाय को विभिन्न वर्षों में सम्मान लेखा नीतियों एवं सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। अंडर दिस कॉन्सेप्ट द बिजनेस शुड अडॉप्ट रेस्पेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल ओवर द ईयर। इसके अंदर क्या है कॉन्सेप्टेंसी और कॉन्सेप्ट सम्मान रूपता की संकल्पना के अंतर्गत क्या है, इस संकल्पना के अंतर्गत मतलब जो ये संकल्पना है, ठीक है, इसमें विभिन्न वर्षों मतलब जो अलग एक वर्ष की बात नहीं की जा रही, अलग अलग वर्षों की बात की जा रही है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि पहले ना ऑनलाइन के बारे में कोई जानता ही नहीं था, ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई गूगल पे इस बारे में कोई नहीं जानता था, पहले क्या चलता था कैश चलता था। बट तुम लोग देखो अब जो छोटा सा छोटा दुकानदार भी होगा ना उसके है ना पास भी स्कैनर लगा हुआ रहेगा, क्यों उसको भी उसके भी बैंक में अकाउंट होगा, उसको भी नॉलेज होगा बैंक के बारे में। बट तुम लोगों ने पहले देखा होगा कि इस तरीके से कुछ नहीं होता था, देखा था। और मतलब जो शुरुआत हुई थी तब क्या होता था कि जो बड़े बड़े लोग थे वही इन चीजों को ज्यादा यूज करते थे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और है ना ये बैंक मतलब ट्रांसफर करने वाला ये सब। उसके बाद तुम लोग देखो कि 1 साल के अंदर 1-2 साल के अंदर कितना चेंजेस आ गया। ज्यादातर लोग है ना 10 रुपए का भी ट्रांजेक्शन करना होता ना तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, न कि वो है ना इस तरीके से करते हैं। हाँ बहुत जने करते हैं कैश में पेमेंट करते हैं, बहुत जने क्या होते हैं ऑनलाइन ही पेमेंट पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो अपने साथ इतने सारे पैसे लेके नहीं चलते। तो क्या होता है कि हर एक वर्ष में अलग अलग होता रहता है, तो पहले वर्ष में जो था पहले उस टारगेट को भी देखा जाएगा, फिर उस टहना टारगेट के हिसाब से देखा जाएगा कि इस टहना मतलब अपन ने ग्राफ देखा होगा, तुम लोगों ने ग्राफ देखा है, इस तरीके का ग्राफ होता है। फिर है ना जब अपना क्या बोलते हैं बिजनेस जब शुरू होता है तब उसके बाद है ना 1 वर्ष पूरा हो जाता है तो फिर एक ग्राफ दिखाया जाता है कि हमारा बिजनेस यहाँ पर था, हमने यहाँ से इन्वेस्टमेंट करके शुरू किया था, फिर यहाँ से यहाँ पर आया, फिर वापस से नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया उससे, फिर वापस से ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बढ़ता रहता होगा।
होता है कि नहीं होता? तो तुम लोगों को ये सारी चीजें पता कैसे चलती है? तो यहाँ पर क्या होता है, विभिन्न वर्ष जो होते हैं या विभिन्न मंथ होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मंथ होते हैं, तो उन सबका एक लेखा जोखा किया जाता है कि इस टाइम इतना प्रॉफिट हुआ, इस टाइम इतना लॉस हुआ। वो सब देख के फिर क्या किया जाता है कि उसको है ना, मतलब बताया जाता है कि अब इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो क्या करेंगे लोग, उसमें जिस कंपनी में अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है, अच्छा ना मतलब, तो क्या होगा, अच्छी अच्छी कंडीशन होगी, तो उसकी क्या करेंगे लोग, शेयर करने लगेंगे पैसा। अब अमाउंट शेयर होगा तो उनको भी तो प्रॉफिट होगा जो शेयर कर रहे हैं। होता है कि नहीं होता? तुम्हारे घर में भी बहुत जने होंगे, किसी न किसी के घर में, जो क्या कर रहे होंगे, शेयर मार्केट से जुड़े हुए होंगे और वो शेयर कर रहे होंगे अमाउंट। शेयर मार्केट में करते होंगे कि नहीं करते होंगे, पैसे लगाते होंगे शेयर मार्केट में, तो क्या होता है उनसे उनको अचीव भी तो होता होगा कि ऐसा तो है नहीं शेयर मार्केट में करने के बाद उनको अचीव नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत बार लॉस में भी चला जाता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट ज्यादातर है ना अपन कंपनी पे अच्छे से, जिस कंपनी के बारे में अपन को पूरा नॉलेज है उस कंपनी के हिसाब से अपन पैसा लगाते हैं, तो क्या होता है अपन को प्रॉफिट होता है। भले उस कंपनी में पैसा अपन को थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि जो छोटी कंपनियां होगी या फिर जो अभी शुरू हुई होगी, उनका क्या, जो मतलब शेयरिंग अमाउंट, मतलब जो शेयर करना है अपन को शेयर मार्केट में लगाना, उसका अमाउंट कम होगा। बट वही आप है ना देखोगे कि अगर वो कंपनी अच्छी से चल रही होगी, टाइम हो गया होगा उसमें, जैसे अपने अंबानी ग्रुप है, हाँ, तो उसके अगर आप शेयर खरीदने जाओगे तो उसके क्या होंगे, शेयर महंगे मिलेंगे। क्यों महंगे मिलेंगे उसके शेयर? क्योंकि क्या है कि उसमें वो बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। अगर तुम लोग अभी के बिजनेस लोगे और उसके हिसाब से शेयर करोगे तो उसके हिसाब से तुम्हें लॉस के भी चांसेस रहेंगे। बट वहां पर अंबानी ग्रुप में क्या है, तुम्हें प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे, तो इसलिए क्या होगा, अमाउंट ज्यादा होगा। तो इस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से विभिन्न वर्षों में क्या क्या चीजें डेवलप हुई। तो हर वर्ष का समान लेखा होना चाहिए और वही लेखा नीतियों एवं सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। मतलब अगर इस वर्ष में इतना, जैसे अपन ने पहले देखा सॉरी, अपन ने पहले क्या देखा कि अपन जब बिजनेस कर मतलब बिजनेस शुरू किया तो अपन ऑनलाइन पेमेंट के बारे में नहीं जानते थे, सारा का सारा कैश के बारे में जानते थे। फिर क्या हुआ, अपन ने ऑनलाइन पेमेंट के बारे में, ऑनलाइन पेमेंट के बारे में लोग जानने भी लगे। तो कौन से लोग जानने लगे, वही लोग जानने लगे जो बड़े बड़े मतलब है ना बिजनेस करते थे उनकी बात। अब देखो तुम लोग छोटे छोटे लोग भी बिजनेस के मतलब है ना ऑनलाइन पेमेंट के बारे में जान रहे कि नहीं जान रहे। तो क्या हुआ, इससे डेवलप हुआ। किससे हुआ ये डेवलप, मतलब सम्मान जो नीतियां थी उनको तो अपनाया गया, पर जो वर्तमान में परिवर्तन हो रहा उसको भी अपनाया गया। ठीक है, नीतियां पॉलिसीज जो भी थी उसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, प्रिंसिपल। अब है रूढ़िवादिता संकल्पना। कंसल्टेंसिव कॉन्सेप्ट, रूढ़िवादिता संकल्पना कंसल्टेंसिव कॉन्सेप्ट। इस संकल्पना के अंतर्गत व्यवसाय की आय का ब्यौरा बनाते समय सावधानी रखनी चाहिए कि व्यवसाय का लाभ अनावश्यक रूप से बढ़ा हुआ न दिखे। इस संकल्पना के अंतर्गत व्यवसाय समस्त लाभों का लेखा पुस्तकों में तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अर्जित नहीं हुए हो, लेकिन हानियों की संभावना हो तो उनके लिए पर्याप्त प्रावधान करना चाहिए। अंडर दिस concept which while preparing the details of business income, care should be taken that the profit of the business does not appear to be necessary inflate. Under this concept, all profit should not be recorded in the books until they are earned, but if there is a possibility of losses, adequate provision should be made from them. इसका क्या मतलब है कि अपन जो इस संकल्पना है, इस संकल्पना के अंतर्गत क्या हो रहा है, जो भी व्यवसाय है, अपन अभी तक बिजनेस की बातें चल रही कि बिजनेस में नीति अपनाई जा रही है, सारी की सारी कहाँ अपनाई जा रही है, बिजनेस में नीति अपनाई जा रही है। तो बिजनेस में जो भी आय होती है, अब कोई भी बिजनेस करेगा तो वो आय के लिए तो करेगा ही करेगा, ऐसा तो होगा नहीं वो बिना आय के भी बिजनेस कर लेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना आय के बिजनेस करना शुरू कर दे। वो पहले क्या देखेगा, मुझे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कि मैं इनकम कैसे प्राप्त कर रहा हूँ, वो देखेगा ही देखेगा। तो क्या कर रहा है, इनकम, जो भी इनकम हो रही है, क्या हो रही है, इनकम, बिजनेस में इनकम हो रही है, तो उसको क्या करेगा, ब्यौरा रखेगा। अब मैंने बोला कि मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, उसके बाद मैंने लेखा जोखा ही नहीं रखा कि मेरे को कितना, मैं ना कुछ सामान बना रहा हूँ तो उसमें कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, मेरे को कितना उससे प्रॉफिट हो रहा है, मैं है ना जो मेरे लेबर्स काम कर रहे हैं मैं उनको कितना दे रहा हूँ, वो सब मुझे पता ही नहीं है। तो क्या होगा, अगर मुझे वो सारी चीजें नहीं पता होगी तो क्या होगा, तो मैं क्या करूंगी, कभी किसी को ज्यादा पैसे दे दूंगी, कभी क्या करूंगी किसी को कम पैसे दूंगी। तुम लोगों को पता होगा जो शेयर मार्केट होता है
जो शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, उनको भी कुछ अमाउंट मिलता है। तो वो किस पर मिलता है, पहले है ना जो भी खर्चा होता है उन सबको साइड में निकाला जाता है, फिर उसके बाद कुछ अमाउंट होता है उसको भी अलग रखा जाता है कि बाई चांस है ना बिजनेस में कभी प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो वो जो अमाउंट साइड में पड़ा हुआ होगा उससे क्या होगा, जो लेबर्स होंगे जो कंपनी के अंतर्गत काम कर रहे हैं उनको क्या किया जाएगा, अमाउंट पे किया जाएगा, और जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको रोका नहीं जाएगा। अब मैं सारा प्रॉफिट एक साथ दूसरों को दे दूं तब क्या होगा, तब जब कंपनी को बाई चांस लॉस हो तब क्या होगा, वो उस कंपनी है ना उस लॉस को हैंडल नहीं कर पाएगी और वो पूरी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो इस तरीके से नहीं होकर उसमें एक रूल्स होते हैं सारे कि उसमें कुछ पैसे रहने देते हैं, कुछ पैसे किस तरीके से देने हैं वो सब उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब उनका कुछ स्टॉक होता है, मतलब 100% में 20% या 30% उसके लिए निकाल देते हैं, जो मतलब अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होता है बिजनेस में तब क्या होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, बैकअप प्लान रखते हैं। तुम लोग भी तो है ना एग्जाम देने जाते हो तो तुम क्या करते हो, बैकअप प्लान रखते हो नहीं रखते हो अपने पास, क्या बैकअप प्लान रखते हो तुम पढ़ने बैठते हो तो, कि मैंने है ना ये चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, इस चैप्टर को बहुत ज्यादा अच्छे से किया, बट मुझे लगता है कि इस चैप्टर में ज्यादा आने के चांसेस नहीं है, या तुम लोगों को पता है कि तुम इसमें 18 में क्वेश्चन आते हैं, तब तुम क्या करते हो, तुम उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो बट उसको भी पढ़ के जाते हो। क्यों, तुम लोग नहीं सोचते कि अगर इसमें बाई चांस मैं भूल गया तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरे नंबर आ जाएंगे, उतने नहीं बट उतने तो आ ही जाएंगे, ये होता है ना। तो वैसा ही बिजनेस में भी होता है, अपन हर जगह बैकअप प्लान लेके चलते हैं, तो वैसा ही यहाँ पर होता है। तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम्हारे मम्मी पापा को तुम लोग किसी चीज के लिए बहाना बनाते होंगे, तो उस टाइम क्या होता होगा कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा ये बहाना एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम ये बहाना एक्सेप्ट करवा देंगे, मतलब ये बहाना बोल देंगे, मतलब कुछ ना कुछ बहाने चलते ही रहते हैं। तो वो भी क्या तुम्हारे लिए एक बैकअप प्लान है, ठीक है, तो वो एक बैकअप प्लान रखते हैं उस वजह से। ठीक है, तो क्या होगा, ब्यौरा रखना पड़ेगा, समय समय पर सावधानियां रखनी चाहिए, मतलब जो ब्यौरा बना रहे हैं उसके लिए भी सावधानियां रखनी चाहिए कि यूं नहीं हो कि मैंने कोई भी एंट्री कर दी, भले वो मेरे को प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। केयर शुड बी टेकन अ केयर, मतलब अपन जो भी है ना बिजनेस कर रहे हो तो उसमें सावधानियों से ना मतलब लेखा जोखा करना चाहिए। यूं नहीं कि मैंने चलो 1 लाख रुपए मेरे को कॉल आ गया उसका, अरे मेरे को इतना सामान चाहिए 1 लाख रुपए का, तो आप पैक करके रख देना, और मैंने वो 1 लाख रुपए क्या कर दिया, अकाउंट में चढ़ा दिए, और बाद में पता चला उसका तो एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो वो आया ही नहीं, क्या उसका है ना माइंड चेंज हो गया तो वो नहीं आया, तो क्या हुआ मेरे, अब मैंने वो 1 लाख का जो लेखा किया, लेखा तो हो गया, अब मैं उसको शो ऑफ करूंगा वापस से डिटेल करूंगा, मेरे को है ना काटनी पड़ेगी कि नहीं काटना पड़ेगा, मतलब जो भी मैंने अमाउंट जिस तरीके से किया था वो सारा का सारा क्या होगा, मिसअप हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी उसके अंदर का, तो मुझे वापस से शुरू करना पड़ेगा उसको। तो ऐसा नहीं करते ताकि क्या हो जाए कि है ना पहले उसको आने देते हैं, फिर उसका जो अमाउंट अचीव होता है उसके बाद वो लिखा जाता है, पहले नहीं लिखा जाता। ठीक है, कि व्यवसाय का लाभ अनावश्यक रूप से बढ़ा हुआ न दिखे। इसके अंतर्गत ये भी देखा जाता है कि बिजनेस का है, बिजनेस के जो प्रॉफिट्स होते हैं अननेसेसरी इन्फ्लेट, मतलब अननेसेसरी इन्फ्लेट का मतलब क्या है कि मैंने ये बोला कि ये प्रॉफिट है, अपने ग्राफ बनाया, अब ये प्रॉफिट ऐसे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ये ग्राफ नीचे ही नहीं आ रहा है, या फिर बाई चांस कभी आ भी गया तो उससे भी ज्यादा बढ़ा, तब मुझे ये बताओ ये ग्राफ ऐसे ही ऊपर जाएगा तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी, गवर्नमेंट भी तो तुम्हारे बहना जो भी अपना बिजनेस होता है उसको एनालाइज करती रहती है। एनालाइज क्यों करती है, ताकि उनको इनकम टैक्स प्राप्त हो। अगर तुम लोगों ने है ना अनावश्यक रूप से क्या किया, प्रॉफिट बताते गए, प्रॉफिट बताते गए, प्रॉफिट बताते गए, तो क्या होगा, तुम्हारा जो लॉस है तो मतलब जो है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या फिर है ना अपनी जो गवर्नमेंट है उसको है ना एक एक चीज नोटिस करेगी, इतना प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, इतना प्रॉफिट तो बढ़ना नहीं चाहिए था, इतना क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, फिर तुमने लोगों ने देखा होगा कि ना अगर किसी घर पे इनकम टैक्स का वो लग जाती है, रेट पड़ जाती है, रेट ही पड़ती है ना इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, तो तब एक एक चीज देखी जाती है कि कौन सी चीज है ना गलत तरीके से तो यूज नहीं हो रही है, कौन सी चीज सही तरीके से यूज हो रही है, वो सारी चीजें देखी जाती है। देखने के बाद क्या पता चलता है कि बिजनेस इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें देख के फिर है ना ये देखा जाता है कि अगर बिजनेस एकदम करेक्ट तरीके से है तो उनको इनकम टैक्स भी ज्यादा चुकाना पड़ेगा, तो तुम लोगों को इनकम टैक्स ज्यादा नहीं चुकाना पड़े, उसके लिए भी कुछ प्रावधान होते हैं। अगर तुम उन प्रावधानों को साथ में लेके चलते हो तो तुम्हें इनकम टैक्स में जो इनकम टैक्स में जो अमाउंट तुम्हारा जा रहा है एक्स्ट्रा वो नहीं जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा सीए को, ज्यादातर सीए की बात होती है कुछ भी, तो ये सारे जो अकाउंट के मतलब जो भी इनकम टैक्स मतलब भरे जाते हैं कोई भी बिजनेस के, वो कौन भरता है, सीए भरता है। सीए भरता है, सीए मतलब कुछ प्रावधान इस तरीके से करता है, अगर प्रॉफिट ज्यादा भी हो रहा होता है बिजनेस में तो प्रॉफिट उसको कम दिखा देता है, ताकि क्या इनकम टैक्स तो कम भरना पड़े, और दूसरा क्या होगा, इनकम टैक्स कम भरेंगे तो वो क्या होगा कि वो जो पैसा होगा वो अपने पास रहेगा, ना कि अपन दूसरों को देंगे। ठीक है ना, अगर इनकम टैक्स
तो वो क्या करेगा कि आप लोग कहीं घूमने चले जाओ, कहीं हॉलीडे पे चले जाओ, यहाँ पर हॉलीडे पे इतना पैसा वेस्ट हुआ ये लिख देंगे, या फिर कोई पॉलिसी ऐसे बना देंगे कि उस पॉलिसी में इन्वेस्ट किया गया, या आप लोग लोन ले लो, लोन भले ही आधा पैसा बिजनेस में लगाओ आधा पैसा अपने पे लगाओ, वो नहीं देखा जाएगा, बट उस तरीके को भी एक मैनेज करना होगा। कोई पैसा आया तो आया कहाँ से, गया तो गया कहाँ से, उसके सारे एक डिटेल्स फॉर्म होते हैं, वो मांगे जाते हैं, फिर उसको है ना एक्सप्लेन करना होता है। अगर तुम अननेसेसरी तुम्हारे ना प्रॉफिट बढ़ा हुआ बताओगे तो तब क्या होगा पता है कि तुम्हारे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तब क्या होगा, जैसे मैंने अभी बोला कि कॉल आया तुम लोगों को और तुम लोगों ने क्या किया, वो सामान पैक भी कर दिया और उसकी एंट्री भी कर दी, तो तुम्हारा प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ दिखेगा, वो नहीं आया लेने के लिए, वो तुम जानो, बट उस टाइम तुम्हारे पास कोई ना होगा नहीं कि तुम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, नहीं हमने इसका फोन आया था, हमने इसलिए एंट्री की बट ये आया ही नहीं, तो उस वजह से हमारा सामान पड़ा रहा, तो तब तुम लोग ये चीजें नहीं बता सकते, ठीक है ना। और फिर बहुत बार ऐसे भी हो जाता है किसी ने पैसे ट्रांसफर कर दिया आपको और आप उसको है ना मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है वो दो ही नहीं, तो भी हो सकता है आपको प्रॉफिट, और उसके बाद वो कैसे चलना शुरू हो जाए, फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है गलत, अगर आप लगातार प्रॉफिट बताते हुए चलोगे तो उसमें कभी कभी होता है कि मतलब प्रॉफिट कम भी बताना पड़ता है, कभी कभी है ना ज्यादा बताना पड़ता है, तो वो रूल्स की तरह चलता है, तो उसके सारे नियम किस तरीके से पढ़ेंगे अपन इस संकल्पना के अंतर्गत है, लेखांकन मानक के लेखांकन स्टैंडर्ड से उसके अंतर्गत देखेंगे अपन। तो वही देखते चले चाह रहे अपन कि इनकी आवश्यकता क्यों है, संकल्पना की जो कॉन्सेप्ट है उनकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है। इस संकल्पना के अंतर्गत लाभों का लेखा, मतलब अंडर दिस कॉन्सेप्ट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, मतलब यहाँ पर लेखा पुस्तकों में तब तक नहीं करना चाहिए, पुस्तकों में इन द बुक नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अर्जित नहीं हो, मतलब अचीव नहीं हो, अर्नड नहीं हो। अगर मैंने अभी बोला तुम लोगों को वो पैसा अर्न नहीं हुआ है तो तुम उसको मत लिखना, लिखोगे तो क्या होगा, सारी की सारी इंटर गड़बड़ होगी या नहीं होगी वो तुम लोग देख लो। अगर तुम लोगों को, चलो इस एग्जांपल को छोड़ो अपन, तुम लोगों को बिजनेस के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, तुम लोगों ने पेपर तो किया है, गणित का पेपर किया होगा 10th क्लास में, किया होगा कि नहीं किया होगा। अगर मैंने यूं बोला कि तुम्हें यहाँ पर इंटू करना था 5 से, कोई भी संख्या हो उसका इंटू करना था 5 से करना था, तो तुम लोगों ने यहाँ से 6 से कर दिया, तुम लोगों ने एक संख्या कहीं और से लिया है, तो मुझे बताओ तुम लोगों को ये एक अचीव हुआ था क्या, एक मतलब 6 दिए हुए थे क्या, 6 दिए हुए नहीं थे, 5 ही दिए हुए थे, तुमने तो इसका आंसर इससे किया, तो अब तुम्हारे क्या होगा, आंसर गलत आएगा कि नहीं आएगा, मतलब उसका पूरा, अगर तुम लोगों ने पूरा बड़ा सवाल कर दिया एकदम करेक्ट है, बट यहाँ पे तुम लोग 5 की जगह 6 की गलती भी कर ली, तो पूरा का पूरा सवाल गलत होगा कि नहीं होगा, तो उससे असर किस पे पड़ा, पूरे के पूरे सवाल पर पड़ा कि नहीं पड़ा। तो वैसे ही अपन बिजनेस में अगर इंट्रीज करने बैठते हैं तो अपन एक इंट्री भी मिस्टेक कर दी तो उस इंट्रीज का इफेक्ट किस पे होगा, पूरी की पूरी इंट्री उस पे पड़ेगा। तो इंट्रीज पे तुम लोगों को मैंने एक बताया था, जब डबल एस्पेक्ट वाली है ना मैं संकल्पना बता रही थी, कॉन्सेप्ट बता रही थी, तो ये पक्षी उसके अंतर्गत बोला था कि इसमें दोनों नाम और डेबिट और क्रेडिट सेट होती है, डेबिट और क्रेडिट, नाम और जमा पक्ष, इसकी इंट्रीज और इसकी इंट्रीज जब भी होते हैं इन दोनों के अमाउंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये बोला था कि नहीं बोला था, मैंने बोला था ना। अब इन दोनों की अमाउंट सेम नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब अकाउंट आपके गलत बने हुए, अकाउंट सही बने हुए नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला यहाँ पर इंटू करना था, मैंने इंटू गलत कर दिया, तो क्या पूरा का पूरा आंसर खत्म हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर होता है, अगर तुम्हारे है ना क्या हुआ, ये दोनों गलत हो गए, मतलब इन दोनों के अमाउंट यहाँ पर कितने आ गए, यहाँ पे 5240 आ गए और यहाँ पे 5140 आ गए, 100 का भी डिफरेंट आएगा तो भी तुम्हारा ये अकाउंट गलत हो जाएगा पूरा का पूरा, भले 100 का डिफरेंट कहीं पर भी आया हो, तुमने जो अमाउंट लिखा उसमें गड़बड़ किया हो कि कुछ भी किया हो, तब क्या होगा, अब ये जो अमाउंट गड़बड़ आई तुम्हारी उसके लिए प्रावधान होंगे, और प्रावधान अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रावधान होते हैं। तो वैसे ही अपन ने यहाँ पर बोला है कि जो जो प्रावधान होंगे उनको सावधानियों से करना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, अपने जो प्रॉफिट होंगे लॉस होंगे उसको सही तरीके से किया जा सके। अब मैंने 3 पेज का पूरा सवाल किया, अकाउंट में ऐसे ही सवाल आते 2 पेज के, 3 पेज के, 1 पेज का, तो उसको मतलब किया, तो मैं उसको वापस करने बैठूंगी क्या, इतनी सारी एंट्रियां वापस करने बैठे तो क्या होगा, अपना एक तो टाइम वेस्ट होगा और अपने जो एग्जाम में पेपर होते हैं वो भी वेस्टेज होते हैं। तो क्या होता है कि उसको नहीं करके, मतलब वो जैसे की जैसी इंट्रिया चल रही है उसको वैसा का वैसा रहने देते हैं, और जहां पर मिस्टेक हुई होती है उनको सही करने के लिए आगे कुछ प्रावधान होते हैं। तो वैसे ही बिजनेस में भी प्रावधान चलते रहते हैं, जैसे अकाउंट्स में प्रावधान रहते हैं, वैसे ही कहाँ होते हैं, बिजनेस में भी प्रावधान होते हैं कि अपन अगर ये मिस्टेक हो गई तो अपन को उस तरीके से किस तरीके से बैकअप प्लान होना चाहिए, तो यहाँ पर भी बैकअप प्लान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब तक मतलब अचीव नहीं होती है, मेरे को यूं बोला कि मेरे को ये पेन मैंने खरीद के नहीं लाई, मेरे पास नहीं आया, तब तक मैंने यूं नहीं बोला कि मेरे पास 2 मार्कर है,
मैंने क्या बोला, एक ही मार्कर है मेरे पास, अभी तक अचीव नहीं हुआ मेरे को। हाँ मैंने यूं बोल दिया मैं मार्कर लाने वाली हूँ, तो वो क्या हुआ, लाने वाली, तो मैं उसको दो में कंसिडर करूंगी क्या, एक में कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो अभी एक ही है, तो अपन एक की ही बात करेंगे, दूसरे की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे अभी तक एक बुक भरी ही नहीं है और तुम दूसरी बुक लाने की बात करो तो होगा पॉसिबल, तो तुम, हाँ बुक आ सकती है, वो मतलब मेंशन नहीं करना तुम लोगों को, जब बुक आ जाएगी तुम्हारे पास तब तुम कंसिडर करोगे उसको। ठीक है, जब तक कि वे अर्जित नहीं हुए, तो वे तुम्हारे पास, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें ये ला के दे दूंगा, तुम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ना ऐसे भी बोल दे, बहुत बार क्या होता है मम्मी पापा क्यों बोल देते कि वह बच्चा जिद कर रहा तो चलो बोल देते है ना ठीक है ले आएंगे, फिर क्या होता है कि 4-5 दिन के बाद वो फूल जाता है तो ला के नहीं देते उसको। होता है कि नहीं होता, तुम लोगों ने छोटे बच्चों को भी देखा होगा कि हाँ ठीक है ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इसके भरोसे रखते हैं उनको, बट आता नहीं है वो कभी सामान। तो होता है कि नहीं होता है कि तुम्हें अर्जित ही नहीं हुआ है, अर्जित का मतलब क्या हुआ है, तुम्हारे पास आया ही नहीं है, अचीव ही नहीं हुआ, तो तुम उसको कैसे लिख रहे हो, कैसे कंसिडर करो। तुम लोगों ने सारे तरफ अपने दोस्तों की तरह अपना ढोल पीट के आ गए, मतलब सब जगह बता बता के आ गए कि है ना नहीं मेरे को तो ये मिलने वाला है, मेरे को ये मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, बट 5 दिन बाद 10 दिन बाद 1 महीने बाद वो तुम्हें मिला ही नहीं, अर्जित ही नहीं हुआ, तो तुम्हारी क्या हो गया, सब लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे तुम्हारे पे? तुम्हारे दोस्त ही सबसे पहले तुम पे हंसेंगे, उसके बाद तुम्हें चिढ़ाना शुरू कर देंगे। तो वैसा ही होता है बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस में क्या होगा, अगर अननेसेसरी प्रॉफिट तुम लोग ऐसे ही शो करने लग जाओगे तो वो क्या होगा, बिजनेस लॉस में चलने में जाने में 1 मिनट नहीं लगने वाला, तुम्हारे मतलब बिजनेस की भी नीचे डाउन हो जाएगा, जैसे तुम्हारी इमेज डाउन हो जाती है वैसे। लेकिन हानियों की संभावना हो तो उसके लिए पर्याप्त प्रावधान करना चाहिए। मतलब भाई अगर इसमें हानियों की संभावना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें प्रावधान करना पड़ेंगे, और प्रावधान अपन कहाँ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अब कौन सी दो इस कॉन्सेप्ट बाकी है अपने, दो कॉन्सेप्ट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट बाकी है अपने, लास्ट वाले दो बाकी है। एक तो सार्थक संकल्पना है, मेरी मेटेरियलिटी, और है ना कॉन्सेप्ट, और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अब वो दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, यूं करती हूँ मैं बोल देती हूँ तुम लिख दो, सबसे बेस्ट है, दो ही संकल्पना बाकी है तो वैसे ही खत्म हो गया। अपने क्या लास्ट संकल्पना बची थी, दो संकल्पना बची, मैं बोल रही हूँ तुम लोग लिख दो। ठीक है, मैंने अभी बोला था तुम लोग मैं बोलती हूँ तुम लोग लिख दो, ताकि इससे क्या होगा जल्दी जल्दी हो जाएगी। फिर इसके बाद भी 2 क्लास अपनी और बचने वाली है, 2 या 3 क्लास और होंगी, उसके बाद अपने जाके ये टॉपिक खत्म होने वाला लेसन, इतना लंबा चलेगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। सार्थक की संकल्पना पहले मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, लिख दो, उसके बाद इंग्लिश में बोलती हूँ। इस संकल्पना के अंतर्गत लेखांकन में महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस संकल्पना के अंतर्गत लेखांकन के महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है, कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है, यह व्यवसाय की, कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है, यह व्यवसाय की प्रकृति, स्वामित्व, प्रबंधन, आकार और नीतियों पर निर्भर करता है। यह व्यवसाय की प्रकृति, आकार, स्वामित्व, नीतियों पर निर्भर करता है। अब मैं इंग्लिश में बोल रही, लिख देना। मेटेरियलिटी, METERIALITY, कॉन्सेप्ट, इसके अंतर्गत लिखना, अंडर दिस कॉन्सेप्ट accounting should focus only important facts, which facts is important, it's depend on the nature, of business, is depend on the nature of business.
ओनरशिप, मैनेजमेंट, साइज एंड पॉलिसीज। ओनरशिप, मैनेजमेंट, साइज एंड पॉलिसी। इसमें क्या पढ़ा अपन ने, इस संकल्पना के अंतर्गत मतलब अपन को जो ध्यान है वो किस पर केंद्रित करना है, जो व्यवसाय मतलब जो बिजनेस चल रहा है अपने बिजनेस का, एक तो स्वामित्व क्या है, मतलब स्वामी है वो किस तरीके, मैंने बोला अपन किसी का भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस संकल्पना के अंतर्गत क्या है, एक तो उस बिजनेस की प्रकृति, नेचर कैसा है, प्रकृति देखेंगे कि नहीं देखेंगे। मैंने ये बोला कि मैं बिजनेस कर रही हूँ फोन का, फोन का मतलब फोन है, उसकी प्रकृति क्या होती है, फोन का बिजनेस कर रही हूँ। और मैं बात करूँ चिप्स की कंपनी की, चिप्स की है या प्लास्टिक की कंपनी, ठीक है, कोई भी प्लास्टिक की कंपनी हो, प्लास्टिक की कंपनी, अगर मैं फोन की बात कर रही हूँ, मैं फोन बनाने की बात कर रही हूँ, मैं प्लास्टिक की कंपनी की बात कर रही हूँ, इसका काम चलने वाला है, चलेगा क्या काम, नहीं चलने वाला। क्यों, पहले उसकी प्रकृति तो देखो तुम लोग किस तरीके की है, देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। फिर अगर फोन की देखते तो फोन की देखना पड़ेगा, प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक की देखना पड़ेगा। फिर उसके अंतर्गत क्या है, पॉलिसीज क्या है, नेचर, नेचर देखा आपने किस तरीके का। फिर उसमें मतलब फोन बना रहे तो फोन की पॉलिसीज क्या क्या है, उसमें क्या क्या है ना, मतलब कितने साल तक ये फोन वैलिड है। तुम लोगों ने देखा होगा फोन में ज्यादातर सब चीजों में वारंटी लिखी हुई आती है। तुम हेडफोन्स खरीदने चाहते हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज की सामान खरीदने चाहते हो, उस पर पॉलिसीज के तहत क्या होता है कि 1 साल की वारंटी, 2 साल की वारंटी, ऐसा लिखा हुआ आता है कि नहीं आता। तुम लोगों ने ये चीज देखी होगी, तो वो किस पर डिपेंडेंट करता है। और फिर तुम लोगों ने कुछ सामान खरीदा होगा तो सामान पे भी है ना, मतलब ये लिखा होता है कि इतने टाइम के बाद एक्सपायर होगा, ये सब चीजें लिखने होती है उनको, ताकि क्या लोग उसको खरीदे, तो उसको किस तरीके से खरीदना वो पता चले। तो फोन में भी तो पॉलिसीज होती है कि 1 साल में मतलब 1 साल की वारंटी, अगर 1 साल में इस फोन में कोई डिफरेंटेस आता है या खराब हो जाता है तो क्या करेंगे अपन, उस फोन को वापस से उनको नया फोन देंगे, या फिर कुछ और रूल्स होंगे वो देने पड़ेंगे, अपन को करना पड़ेगा, उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। या फिर वो फोन है ना, मतलब ये होगा कि उसको अमाउंट भी देना पड़ेगा, ऐसे ही रिपेयर हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो पहले ये सारा स्वामित्व देखा जाता है कि किस तरीके का है, साइज कैसी है, मतलब कंपनी बड़े तौर पर है छोटे तौर पर है, उस तरीके से इनकम टैक्स देना होता है। तो हर एक चीज के छोटे छोटे लेखा करना पड़ता है, ठीक है। तो अब जो है लास्ट है अपनी वस्तुनिष्ठता संकल्पना। पहले मैं इसको है ना पढ़ रही हूँ हिंदी में, अपने फिर इंग्लिश में पढ़ लूंगी। इस संकल्पना के अंतर्गत लेन देन का लेखा, इस संकल्पना के अंतर्गत वस्तु के लेन देन, सॉरी, इस संकल्पना के अंतर्गत लेन देन का लेखा वस्तुनिष्ठ प्रकार से करने की अपेक्षा की जाती है, वस्तुनिष्ठ प्रकार से करने की अपेक्षा की जाती है, वस्तुनिष्ठ प्रकार से करने की अपेक्षा की जाती है। लेखांकन किसी प्रश्नावली, व्यक्ति या लेखाकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेखांकन किसी व्यक्ति, प्रश्नावली या लेखाकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब इंग्लिश में बोल रही हूँ, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अंडर दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग ऑफ transactions is expected to be, under this concept accounting transaction is accepted to be done in an objective manner, done in objective manner. Accounting should not influenced 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 by any influent person or account, influent percent of account.
इसके अंतर्गत क्या है, अपन कोई भी व्यक्ति, तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि अपन कोई मतलब तुम लोगों की कोई शॉप है, शॉप में क्या होता है, लोग तुम लोगों को जानते हैं, तुम लोगों से प्रभावित है, मतलब तुम्हारे बातें करने के तरीके से उनसे प्रभावित है, तो वो क्या होगे, तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे से बिजनेस करेंगे। वो तो चलो ठीक है बिजनेस का, बट तुम वो जो लेखा जोखा कर रहे हो ना, वो उस बिजनेस पे इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। लेखा जोखा का मतलब तुम इतने लेन देन हो रहे हैं, इतने लेन देन जा रहे हैं, इतना अमाउंट आया, फिर क्या हुआ, इतना मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, मैंने यहाँ पर दिया खाया, तो वो तुम्हारा जो नेचर है वो उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने ये बोला कि मेरा कोई दोस्त है, मैंने दोस्त को है ना 5,000 में सामान फ्री दे दिया, तो वो मेरे लिए लॉस है प्रॉफिट है, वो बताओ। प्रॉफिट है लॉस है, लॉस ही है, क्यों? क्योंकि मैंने उस लोग व्यक्ति से प्रभावित होकर मैंने वो सामान फ्री में दे दिया, बट वो तो मेरे में तो फ्री में पड़ा नहीं, तो उससे क्या बिजनेस पे इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अगर कुछ इंटरेस्ट भी होती है, जैसे उसने बोला मैं ना इसके 5,000 के 6,000 दे दूंगा, और वो देता भी है ना 5,000 भी नहीं देता है ना, मतलब 4,000 ही देता है, वैसे मांग मांग के कभी यूं होता है, कभी यूं होता है कि उनके पास मतलब अपन है ना वो 6,000 देने के लिए बोल देते हैं, फिर क्या होता है अपन उनसे पैसे मांग मांग के वो देते ही नहीं है, फिर अपन को यूं बोलना पड़ता तो भाई 4,000 तो देते। बोलते हो कि नहीं बोलते हो तुम लोग? तुम्हारे पास भी होंगे, क्यों? तुम लोग आजकल के तो बच्चे ऐसे हैं कि वो पैसे अपने जेब में अलग से रखते हैं, जितने बड़े नहीं रखते उससे ज्यादा तो छोटे बच्चे पैसे रखते हैं। तो वैसे ही होता है कि अगर मैंने यूं बोला कि तुम्हारे पास पैसे हैं, या तुम लोग उससे प्रभावित होकर अपना सामान उसको फ्री में दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा वो प्रभावित होगा कि नहीं होगा? बिजनेस पूरा इफेक्टेड होगा, क्यों? तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा, ज्यादा ही दानवीर कर्ण बन के घूमते रहे, तो क्या होगा, तुम्हारा बिजनेस लॉस में चला जाएगा। वैसे ही अगर तुम लेखांकन कर रहे हो, और लेखांकन तुम लोगों को भले किसी व्यक्ति को, तुम्हारा है ना मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस के अकाउंट तुम लोगों ने उस व्यक्ति को सौंप दिए, जिसको तुम बस जानते हो अच्छे से, उसको उसका इतना नॉलेज नहीं है, बट उसने अकाउंट में ले रखी है सब्जेक्ट, उसको नॉलेज नहीं है, बट मैंने दे दिए, क्यों? उससे प्रभावित होकर किसी रीजन से भी तुम लोगों ने दे दिए, तो उसने अकाउंट सही से नहीं किए प्रिपेयर, तब क्या होगा, जो भी इनकम टैक्स की है ना मतलब टैक्स भरना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, ना कि उसको करना पड़ेगा। तुम्हें हर एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि पहले में क्या था, अपन जो वस्तुनिष्ठ वाले में अभी देखा अपन ने, उसमें क्या था, व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। और अपन ने उससे पहले देखी थी सारता की संकल्पना। इस संकल्पना के अंतर्गत क्या था कि जो भी व्यक्ति है, वस्तु मतलब प्रकृति है, उन सबको पहले देख के फिर उसमें है ना जो भी इंट्रिया की है वो की जाती है। और लास्ट वाले में क्या है कि इसमें क्या है कि जो बिजनेस में मतलब अपन किसी को भी इंक्रीज करने के लिए दे रहे हैं, अपना लेखा जोखा करने के लिए दे रहे हैं, तो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि चलो ठीक है वो वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ही तुम्हारा बिजनेस सही से शुरू होगा, सही से चलेगा, नहीं तो नहीं चलने वाला। तो ऐसा तुम भी अगर कभी भी बिजनेस करो, तुम अपने पहचान वाले को इंक्रीज देने लग जाना कि मेरे को है ना हिसाब किताब रखो, जानबूझ के है ना तुमसे जलन करने लग जाए, नहीं इसका बिजनेस तो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो उसको एंट्री आते हुए भी वो गड़बड़ कर देगा, और तुम्हें इनकम टैक्स ज्यादा चुकाना पड़ेगा, और तुम ज्यादा लॉस में चले जाओगे। और आजकल का जमाना तुम्हें पता ही है कि आजकल क्या हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है सब कुछ। तो ठीक है, इसलिए मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जो मतलब अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है उसके पास जाना चाहिए अपन को, और उसको है ना अपने अकाउंट देने चाहिए, ताकि क्या हो कि अपने अकाउंट भी एक तो सेफ रहे। और सबसे पहली बात मैं तुम लोगों को बताऊं, जो भी अपनी फैमिली में हो, अगर फैमिली में अकाउंट को मैनेज भी कर रहा हूँ, तुम लोग उसको कभी मत देना। क्यों? सबसे ज्यादा जलते कौन है? अपने फैमिली वाले। दुश्मन बाहर नहीं होते, दुश्मन अंदर ही होते हैं। तुम लोग देख लेना, कभी भी तुम्हारे मतलब तुम्हारे घर वाले भी बोलते होंगे दुश्मन तो हमारे घर में लेके बैठे, हम पाल के बैठे, तो हम दूसरों से क्या ही ना बात करें। तो उस तरीके से ही चलता है, रियलिटी में भी यही है। तुम लोग जब बड़े हो जाओगे तब तुम लोगों को ये पता चलेगा। तो इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ तुम लोगों को, तुम्हें कभी जब भी बिजनेस करने बैठोगे, जब तुम 4 या 5 साल के बाद, तब तुम लोगों को ये बात याद आएगी कि हाँ मैम ने बोला था, सही बोला था, ठीक है? और अभी भी ऐसा कुछ हो कि रह गया हो कुछ टॉपिक जो समझ में नहीं आया हो, तो मुझे कमेंट कर देना। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके बाय।